हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ हमारे 12th क्लास की बायोलॉजी। और बायोलॉजी के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से ही 1 साल बायो पढ़ के आ चुके हो, है ना। अ, देखो बेटा, क्या होता है कि क्लास 12th और 11th है तो एक दूसरे से बेटा बिल्कुल अलग अलग, लेकिन अलग अलग होने के साथ साथ बेटा ये पूरी की पूरी डिपेंड है 11th की बायो पे, है ना। जैसे आपका घर है, आपको दिखता है, लेकिन आपके घर की नींव आपको दिखती नहीं है, लेकिन उस नींव के बिना आपका घर का होना इम्पॉसिबल है। ठीक वैसे ही बिना 11th क्लास के सिलेबस के कंप्लीट हुए, बिना 11th क्लास की नॉलेज हुए, आपका क्लास 12th में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएंगी। थोड़ी सी क्या बेटा, बहुत आएंगी। इसलिए अपना बेस को आप मजबूत रखें, है ना। आपका बेस बड़ा डिपेंड करता है बेटा कि आपका बेस कैसा है, कितना मजबूत है, क्या क्या आपने इसमें किया हुआ है, अपने आप पे काम किया था या नहीं किया, या फिर आपने केवल यही सोचा कि क्लास 12th में जाके पढ़ूंगा, है ना, पढ़ूंगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने मेरे को क्लास में यही बोला है कि सर इस साल तो पास कर देना, या इस साल तो हम जैसे तैसे पास हो जाएंगे और क्लास 12th में जाके पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, कभी भी आपको बचपन में कहते थे, मास्टर कहता था ना हमसे, क्या कहता था कि तुम सब भूल जाते हो, है ना, खाना खाना तो नहीं भूलते। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं, क्या आपने सपोज करो सुबह खाना नहीं खाया और डाइट सुबह के आप 2 टाइम का खाना खा लोगे क्या? नहीं खा पाओगे ना। मैंने तो ये सुना है कि सुबह मैंने खाना नहीं खाया था इसलिए मेरी भूख मर गई, सुना है ना आपने। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहां लगता है। अगर आप आपने चीजें पहले नहीं करी और आप जब आगे चलोगे ना, आगे बढ़ोगे, तो आपको बेटा बाद वाली भी चीज ढंग से नहीं होगी। एक याद रखना मेरी बात। इसलिए पहले आपका बेस जो है उसको कंप्लीट तैयार कर लो, बिना आपके बेस के चीजें खराब हो जाएंगी है ना। अब देखो बेटा, आपने 11th क्लास में पढ़ा था ऑर्गेनिजम्स, है ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ट्रेडोफाइट था, ये सब पढ़ लिए थे आपने। ऑर्गन सिस्टम पढ़ लिया था आपने, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ लिया था आपने। अब अपन 12th पे आते हैं। देखो, आपने जो 11th क्लास में किया, है ना, जितनी भी नेगेटिव चीज करी, उसका पश्चाताप करने का टाइम नहीं है अपने पास। क्या होता है कि लोग कहते हैं कि गलतियों का पश्चाताप कर लोगे तो गलतियां खत्म हो जाती है, लेकिन क्लास 12th एक ऐसी क्लास है जहां पे आपको पश्चाताप करने का भी समय नहीं है। आपको केवल और केवल खुद पे काम करना है ना। जैसे आपने देखा, एक पत्थर देखा, पत्थर बिल्कुल खराब सा पत्थर, लेकिन कारीगर बेटा उसके हथौड़े मार मार के एक मूर्ति, एक हीरा, एक मोती बना दिया करता है ना। ठीक वैसे आपको अपने ऊपर काम कर करके अपने आप को क्या बनाना है, एक हीरा बनाना है, एक कोहिनूर बनाना है। और ये सुनो, तो बचपन में देखो क्या होता था कि जब हमारे पास नई बुक्स आती थी तो हम क्या करा करते थे, नई बुक का पहला चैप्टर बड़े इत्मीनान से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से पढ़ लिया करते थे। और ये सुनो, क्योंकि जब भी हमारे पापा या मम्मी हमको पढ़ने की बोला करते थे ना, हम पहला चैप्टर खोल के बैठ जाते थे। यही होता था ना लेकिन 12th क्लास में बेटा आपको ऐसा नहीं करना है ना। क्योंकि आपने अगर 12th क्लास में अपने समय को बर्बाद करोगे ना बेटा, ये पूरी की पूरी 12th क्लास आपको बर्बाद करके रख देगी। और ये उस दिन आपको रियलाइजेशन होगा जब आपका 12th का रिजल्ट आएगा, है ना। आरबीएससी वाले का रिजल्ट आ चुका है ना, उनसे पूछ लेना चाहिए इसे। और उस दिन जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आपको या तो अच्छा आएगा तो आपको आपकी सारी मेहनत याद आ जाएगी, अगर बुरा आया ना गलती से तो आपके किए हुए हर कार्य आपको याद होंगे। हर कार्य उस दिन आपके चीजों घूम जाएंगे। देखो, चीजें दो ही जगह घूमती है, जब किसी का रिजल्ट आए, है तब, या फिर किसी का एक्सीडेंट होता है तब। जब हमारा एक्सीडेंट होता है ना बेटा, तो जब हम उससे बच जाते हैं, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी आपके आंखों के सामने आ जाती है कि यार अगर अभी कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मेरे घर वाले क्या करते। ठीक वैसे ही, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्या आपको पिछली बातें भूल के फोकस कर रहे हैं हमारे इस क्लास 12th के चैप्टर पे, है ना। और क्लास 12th के चैप्टर को आप ऐसे पढ़ोगे जैसे यही है हमारी तो आरती वीर, पूजा वीर, भारती वीर। और ये सुनो, सब कुछ यही है, इसी की पूजा करनी है, इसी से लड़ाई करनी है, इसी से प्यार करना है ना। ये सुनो, अब देखो बेटा, बायोलॉजी की जो बुक है हमारी 11th क्लास की बेटा, थोड़ी डिफिकल्ट थी, थोड़ी हार्ड थी, है ना, क्योंकि बेस था बेटा। आप लोगों ने घर बनाया होगा, घर में आपने देखा होगा जो नींव बनती है ना मकान की, उसको थोड़ा बनाना हार्ड होता है क्योंकि वो पत्थरों से बनती है ना। बड़ा टाइम लगता है, बड़ा पैसा लगता है उसको बनाने में। ठीक वैसे ही आपकी क्लास 12th की नींव क्या है, आपकी 11th की बुक। और वो बड़ी हार्ड भी है, बड़ी लेंथी भी है, बड़ी टफ भी है। उसमें बेटा कितने चैप्टर पता है आपको? 19 चैप्टर हैं, जबकि यहाँ पे अपने को 13 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। वो पूरी की पूरी बॉटनी है, ये पूरी की पूरी जूलॉजी है।
मतलब 70%, है ना। और जूलॉजी बेसिकली बोटनी से इजी होती है, इसलिए मैंने जूलॉजी से एमएससी करी हुई है ना। मजाक कर रहा हूँ, है ना बेटा। अपन बात करते हैं इसके पहले चैप्टर पे। पहला चैप्टर का नाम क्या है बेटा, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। बेटा देखो, आप पहले तो ये समझो रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपनी हूबहू कॉपीज बनाता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बेस, है ना। देखो जैसे मैं हूं, मैं बना हूं अपने माँ बाप से, बना हूं ना, आप बने हो अपने माँ बाप से, है ना। और आपसे भी कोई ना कोई बनेगा, ये सब क्या है, रिप्रोडक्शन ही तो है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था क्या, अगर ये पेन एक फैक्ट्री में बना है, इसके लिए एक प्लास्टिक लगी होगी, और मैं इस पेन से अब दूसरा पेन नहीं बना सकता, और मुझे इस पेन से अगर दूसरा पेन बनाना है तो मुझे इस पेन को तोड़ के पिघलाना पड़ेगा। यानी अगर मेरा नया पेन बन भी गया ना तो बेटा ये पेन खत्म हो जाएगा, यही है प्रोडक्शन। लेकिन बिना इसके खत्म करे अगर मैं इसी से दूसरा बना दूं, जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो पॉसिबल है बेटा किसमें, लिविंग बींग्स के अंदर। हमारे माँ बाप से जब हम बने हैं, क्या हमारे माँ बाप खत्म हो गए, क्या नहीं हुए ना, वो जो के त्यों हैं, लेकिन हम नहीं हुए हैं अभी। अरे ये सुनो, जो के त्यों हैं, अरे है कि नहीं है। तो इसलिए बिना पिछली जनरेशन को खत्म किए एक नई जनरेशन का बनना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अरे याद रहेगी मेरी बात कि नहीं रहेगी, है ना। चलें आगे चलते हैं। देखो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लोरिंग प्लांट्स बेटा, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। अब तक हमने पढ़ा है किसके अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ा है, हमने पढ़ा है एनिमल्स के अंदर, हमने पढ़ा है प्लांट्स के अंदर, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं किसमें, फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, है ना। देखो प्लांट किंगडम में हमने जिन भी पेड़ के फूल आता है, जिन भी पौधों के फूल आते हैं, उनको क्या बोला था, एंजियोस्पर्म बोला था, है ना। उनके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है उसके अंदर। आओ देखो जरा मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लावर और फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर के अंदर कौन सा ऑर्गन है जो फैसिनेट करता है रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। फिर है प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं उनके अंदर जिससे क्या नाम है, उनके गैमेट्स बनते हैं, है ना। फिर होता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्या होता है ना। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाली प्रोसेस क्या कौन कौन सी होती है, और एपोमेक्सिस क्या होता है, पॉलीमेम्ब्रियोनी क्या होती है ना। ये सारा का सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कौन सा बेटा, सारा का सारा हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, है ना। देखो बेटा फ्लावर खांसी हो रही, थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना। फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। बेटा देखो ये जो एंजियोस्पर्म होता है ना, इसका फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है क्या, फ्लावर। देखो फ्लावर को आपने देखा होगा, बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है ना। पूरा पेड़ के अंदर अगर एक भी फूल आया हुआ है ना, आपको दिख जाएगा। और ये सुनो, उस पेड़ की खूबी है फूल, ठीक वैसे ही इंसानों के अंदर बेटा खूबियां होती है ना, वो दिख जाती है, गिनानी नहीं पड़ती। जो आप बातों में गिनाने लग जाते हो ना कि मैं तो ऐसा नहीं करता, मेरे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है, बेटा ये गिनाने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपके अंदर खूबी है, आपके अंदर चीजें हैं, तो वो अपने आप दिखने लग जाएगी। और ये सुनो, इसलिए अपने आप की सोच बदलो बेटा, है ना। देखो अब कह रहा है कि फ्लावर जो होता है, फूल जो होता है, फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है जिससे रिप्रोडक्शन करता है कौन, फ्लावर, है ना। यानी फ्लावर नहीं, सॉरी पेड़, है ना। एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं बेटा, वो फूल की मदद से, उस फ्लावर की मदद से क्या कर पाते हैं, रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, प्रजनन कर पाते हैं, है ना। याद रहेगी मेरी बात। आओ देखो जरा बच्चा, देखो एनसीईआरटी में ये बुक, ये डायग्राम दिया हुआ है। अरे ये सुनो, इसको अपन बचपन से पढ़ते आए हैं। कब से बेटा, बचपन से। मैं क्लास 8 में पढ़ा करता था, और जब मेरे को ये एग्जाम में डायग्राम आया था कि बेटा इस कि बच्चों इस फूल का डायग्राम बनाओ, है ना, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाओ, तो बेटा मैंने क्या करा था, इसका डायग्राम बना के छोड़ दिया, नीचे हिंदी में लिख दिया था कि सर मैं इसके नाम भूल गया हूं, कृपया करके नंबर दे देना, है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि बेटा मेरे पास ऐसे शिक्षक नहीं थे जो मुझे मेरे तरीके से पढ़ाएं, बट आपके पास मैं हूं, संदीप सर हैं, जो आपको आप ही की तरीके से पढ़ाएंगे। देखो क्या होता है कि कई बार क्लास में 40 बच्चे होते हैं, है ना।
उसमें से 4-5 बच्चे को हर मास्टर पढ़ा पाता है, हर मास्टर पढ़ा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक क्लास में जो 4-5 बच्चे नहीं पढ़ते ना बेटा पीछे, है ना, अगर उनको कोई पढ़ा पाता है ना, तो फिर मान लो कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर तो बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो मेरा टारगेट बेटा हमेशा वो पीछे के बच्चे ही होते हैं, है ना। अगर वो पढ़ लिए तो सब पढ़ लिए। तो मैं बेटा आप ही से बोल रहा हूँ ना, जो पीछे बैठा है उसको तो सुन लो मेरी बात। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ बेटा, पीछे बैठना पाप है ना। बैक बेंचर बड़े ही क्रिएटिव माइंड के होते हैं, मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ उन्हें, क्योंकि बेटा वो कर जाते हैं जो ये आगे बैठ के कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ गोसिप करते रह जाएंगे, और आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आप वहां पहुंच जाओगे जहां ये जॉब लेने पहुंचेंगे, है ना। इसलिए मैं आपको बुरा नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे किताबी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आपका भी किताब पढ़ने का टाइम चल रहा है। अब देखो बेटा इस डायग्राम को देखो, एक फूल का डायग्राम है बेटा, किसका, गुड़हल का। गुड़हल देखा, गुड़हल, है ना, हिबिस्कस, है ना, ये हिबिस्कस है बेटा। आपने देखो, आपने देखा होगा, देखो ये एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, है ना। एलएस बोले तो एक फ्लोर को आपने यूं काट दिया, यूं खच। अगर मैं मेरे सामने, मेरे को अपने आप को रखूं, मेरे को कोई सामने वाला तलवार से यूं काट दे, यूं, है ना, सीधा ऊपर से काट दे नीचे की ओर, इसको बोलते हैं बेटा एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, है ना। लेकिन अगर कोई मेरी गर्दन उड़ा दे, सीधी ऐसे गर्दन उड़ा दे, उसको बोलते हैं बेटा क्या, ट्रांसफर सेक्शन, है ना। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा ट्रांसफर सेक्शन को टीएस, है ना, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को बोलते हैं बेटा एलएस। 2 वर्ड याद रख लेना मेरी बात, ये हमारी को प्रैक्टिकल में भी काम आएंगे और यहां पे भी काम आएंगे, है ना। एलएस का मतलब और टीएस का मतलब आपको पता होना चाहिए। एलएस बोले तो आपने सीधा काटा है या कुल्हाड़ी से काटा है ना, कुल्हाड़ी से काटा है, याद हो जाएगा। और टीएस बोले तो आपने तलवार से काटा है, यहां से, है ना, यूं खच गर्दन उड़ा दी है। इसलिए टीएस और एलएस आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखो बेटा, फ्लोर को ऐसे काटने के बाद में आपको क्या क्या उसमें दिखाई देने वाला है, वही इसमें लिखा हुआ है ना। देखो सबसे पहले तो उसका जो एक, जैसे एक पेड़ होता है, आप उसको चुनरी उड़ा दो, चुनरी 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 उड़ा दो, तो चुनरी जो दिखेगी ना लहराती हुई, है ना, ऊपर से। ठीक वैसे एक फूल की जो पत्तियां होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, जिसमें आप करते हो प्यार करता है कि नहीं करता, प्यार करता है कि नहीं करता, प्यार करता है कि नहीं करता, करते हैं ना बचपन में कार्टून में। ठीक वही उन्हीं पत्तियों को बेटा क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? पेटल्स बोलते हैं। और वो जो पेटल्स जिनके ऊपर बंधी हुई होती है, अटैच होती है, जो नीचे यूं खिले हुए ऐसे ऐसे रहते हैं ना, ऐसे जिसमें पूरा फूल टिका होता है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं बेटा क्या? सैपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सैपल। क्या बोलते हैं बच्चों? सैपल बोलते हैं। अरे ये सुनो आपको बोला, आपको लग रहा होगा सर अब तक तो सर की हमने बहुत सारी बायोलॉजी क्लासेस ली है, बट इतना मजा कहीं नहीं है। अरे बच्चों देखो, मैं बेसिकली टीचर 11th 12th का ही हूं, है ना, और अब तक हम 9th 10th फालतू की चीजें पढ़ रहे थे। ये है 12th क्लास की बुक, ये तो मेरे अंगुलियों पे है, यूं यूं यूं, है ना। या सुनो, मजा आएगा आपको, आ जाओ मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। आप एक बार आप अगर मेरे से कनेक्ट हो गए ना, आपकी औकात नहीं है आप क्लास छोड़ के चले जाओ। और ये सुनो, मेरा टीचर वही होता है जो आपको जकड़ के रखे, पकड़ के रखे। आप जैसे एक मूवी चल रही होती, मूवी उसके अंदर थ्रिलर चलता है ना, कि आप कुछ भी हो जाए मूवी नहीं छोड़ोगे। अगर किसी का फोन भी आ गया, अरे हट, वो बात अलग है बेटा, बाबू बाद में फिर सॉरी बोलोगे, सॉरी बाबू सॉरी, है ना, लेकिन उस टाइम आप छोड़ के नहीं जाते, है ना। ठीक वैसे ही आपकी औकात नहीं होगी आप छोड़ के चल जाओ क्लास को, बट एक बार कनेक्ट हो जाओ मेरे से, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आए, यू कैन राइज योर हैंड, है ना, उसके बाद बोलना। अगर बीच में बोले मेरी कनेक्टिविटी टूट जाएगी, है ना। चलो बेटा स्टार्ट। अब देखो ये देख लिया हमने, सैपल क्या होती है, पेटल क्या होती है। अब देखो समझो मेरी बात को। सपोज करो आपके पास एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता यूं है ना, यहाँ ऊपर से खिला हुआ, फिर बीच में पतली सी नाल, फिर नीचे से यूं मोटा सा गुलदस्ता होता है। उसमें हम छोटे छोटे फूल लगाते हैं, फूल, है ना। तो फूल में पहले तो टहनी होगी और टहनी में छोटे ऊपर से फूल लगे हुए होंगे। ठीक वैसे ही ना, यहाँ पे आपको छोटी छोटी टहनियां दिख रही है, यहाँ पे एक हल्का सा मोटा सा पार्ट दिख रहा है बेटा। ये बेटा क्या है? इसका मेल पार्ट है। क्या है? मेल पार्ट है। क्या बकवास कर रहे हो सर, एक तो फूल होता है, आप तो अन्याय कर रहे हो हमारे साथ, मेल और फीमेल। अरे बेटा फ्लावर के पास में भी मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, तभी तो रिप्रोडक्शन कर पाएगा। क्योंकि बेटा क्या लिखा हुआ था हमारे पहला पार्ट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमने पहले पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या, कि जिसके अंदर 2 पेरेंट हो। कौन से बेटा? मेल और फीमेल। कौन से बेटा? मेल और फीमेल नाम के 2 पेरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल।
अब देखो बच्चों, ये तो है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर मेल पार्ट भी होगा। तो देखो ये दिख रहा है ना आपको टहनी जैसा, ये नीचे, इसको बोलते हैं क्या, फिलामेंट, फिलामेंट है ना, फिलामेंट है ना, बहुत सारे होंगे ये। और ऊपर जो दिख रहा है आपको बाइलोब जैसा, कैसा बेटा, बाइलोब जैसे आपने ये देखा, ये डिब्बी दिख रही है आपको, इस डिब्बी के अंदर मैं यहाँ पे बीच में ऐसा लगा दूँ, ये वाला लगा दूँ, और ये ऐसा दिखने लग जाए बेटा आपको। ये नीचे पेन दिख रहा है ना, ये है फिलामेंट, ऊपर ऐसे दो लोब जैसे होंगे, और इसको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं एंथर। क्या बोलेंगे बेटा, एंथर। क्या बोलेंगे, एंथर। अब देखो बेटा, ये तो हो गया कौन सा, मेल वाला पार्ट, ये तो कौन सा हो गया, मेल वाला पार्ट हो गया ना। अब देखो ये जो आपको बीच में दिख रहा है, मैंने कहा था गुलदस्ता, गुलदस्ता के हमने कौन से डाले बेटा, टहनियां डाली। अब जो गुलदस्ता है, मेन जो पोर्ट बना हुआ है ना, ठीक वैसा का ऐसा वैसा इसके मिड पार्ट में आपको दिखेगा, ये जो नीचे से चौड़ा सा, ऊपर से नली जैसी, और यहाँ पे एक चिकना सा पदार्थ, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, है ना। ये चिपचिपा सा होता है, जो क्या करता है, मेल पार्ट को, इसके मेल गैमेट्स को बेटा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है ना। आप सोचो बेटा, जंगल में इतने सारे फूल, इतने सारे कम पौधे, उसमें से मेल पार्ट यहीं आके चिपक जाता है। अरे उसका कोई तो रीजन रहा होगा ना, उसका रीजन बेटा यही है क्या, कि ये थोड़ा सा क्या करता है, मेल गैमेट्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। अब देखो, अब इसकी जो पाइप है बेटा फीमेल पार्ट की, उस पाइप को बोलते हैं क्या, स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्टाइल बोला जाता है। और जो नीचे जो है गोल गोल सा दिख रहा है आपको, स्पेस दिख रहा है बेटा, ये ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं क्या, ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। तो ओवरी ये तो हो गया बेटा क्या, बीच वाला फीमेल पार्ट, और जो ये दिख रहे हैं आपको, ये फिलामेंट और ये एंथर, ये क्या है बेटा, मेल पार्ट, है ना। पता चल गया आपको फ्लोर के अंदर मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, एलएस क्या होता है, टीएस क्या होता है ना। बच्चों मैं पूछ लूंगा, अगर आपको किसी को भी नहीं आया ना, पिटाई कर दूंगा फिर आपकी, और मैं ठोकता भी हूं, है ना। 11th क्लास में बच्चों को बकस देता हूं, लेकिन 12th में बेटा ठोकता हूं, याद रखना मेरी बात। ठुकाई होती है यहाँ पे। अब देखो बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन से पहले हमको कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, और उन स्ट्रक्चर्स के अंदर होने वाले इवेंट्स के बारे में पढ़ना है। इवेंट्स बोले तो कुछ प्रोग्राम, कुछ घटनाएं जो वहां पे होती है। अरे यस और नो, जैसे आपने पढ़ा था क्या, अपन पढ़ने वाले हैं किसमें बेटा, मेल ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना oogenesis। ठीक वैसे ही यहाँ पे पोलन ग्रेन का बनना, है ना, और बहुत सारी चीजें। देखो पहला हमारे पास आता है बेटा क्या, स्टामिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। देखो कि स्टामिन होता क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, और पोलन ग्रेन क्या होते हैं। देखो बेटा, वो जो मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था ना, ये एंथर ऐसे करके यूं करके, तो एंथर इसको बेटा मैंने जूम करा है, और जूम करने के बाद देखो ये क्या दिख रहा है, ये ऐसा दिखेगा आपको, यूं, है ना, एक ऐसे टहनी, और टहनी पे यूं 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 यूं, है ना, यूं। ये सपोज करो यहाँ पे मैंने दो दिख रहा है आपको, लेकिन सपोज करो दोनों हाथ एक ही होते हैं और यूं ऐसे जुड़ा होता, तो ये क्या बेटा, इसको बोलते हैं क्या, एंथर। याद रहेगी मेरी बात। एंथर बोलेंगे इसको। अब देखो ये जो एंथर है ना, अब सपोज करो मैं इस एंथर की गर्दन काट दूं, क्या काट दूं बेटा, गर्दन काट दूं। टीएस ट्रांसफर सेक्शन बताया था ना बेटा, तो मैं इसकी टीएस काट देता हूं, गर्दन काट देता हूं। इसकी गर्दन काटने के बाद में कैसा दिखेगा आपको, ये ऐसा दिखेगा बिल्कुल। कैसा, देखो यहां पे आपको 4 चैम्बर दिखेंगे। कैसे दिखेंगे बेटा, 4 चैम्बर दिखेंगे, और उन चारों चैम्बर को बोलते हैं क्या, पोलन सैक, SACS, पोलन सैक्स, है ना। अब देखो, और इसके अंदर पोलन सैक बोले तो पोलन के खांचे, जहां पे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होगा, अवेलेबल होगा। अरे यस और नो, है ना। अब देखो बेटा, ये पोलन सैक जो है ना, यहीं पे क्या मिलेंगे आपको, छोटे छोटे गोल जैसे पार्ट दिख रहे हैं ना, गोल गोल अंडे जैसे, गोल गोल गोली जैसे, इन्हीं को बोला जाता है क्या, पोलन ग्रेन्स। क्या बोला जाता है, पोलन ग्रेन्स। एक बात याद रख लेना बेटा, क्या मेल गैमेट नहीं होता है पोलन ग्रेन, इसके अंदर क्या होता है बेटा, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, बट ये मेल गैमेट नहीं होता है मेरे बच्चों। और नीचे आपको क्या दिख रहा है बेटा, स्टॉक दिख रही है फिलामेंट जैसी, है ना, ये तो है ही है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, है ना। एनसीईआरटी, देखो मैं एक ऐसा टीचर हूं जो एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि देखो हमारी एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के बिना चीजें नहीं होगी, क्योंकि हमारे नीट में और हमारी एग्जाम में बेटा लाइन बाय लाइन आती है, इसलिए अपन इसमें थोड़ा फोकस करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है,
स्टामिन के बारे में देखो, फिगर 1.2 shows द टू पार्ट्स ऑफ द टिपिकल स्टामिन। बेटा इसमें क्या है, स्टामिन के दो पार्ट हैं। द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। बेटा इसका जो बड़ा पार्ट है, लंबा पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्टामिन बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं फिलामेंट। एंड अ टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। इसके जो टर्मिनल, उसके जो टॉप वाले पार्ट पे बेटा क्या है, जो आपको बाइलोब जैसा दिख रहा है बेटा, दो लोब जैसा दिख रहा है, दो लोबी जैसा दिख रहा है, इसको बोला जाता है क्या, एंथर बोला जाता है। The proximal end of the filament is attached to the thalamus of the petal of the flower। जो इसका नीचे वाला पार्ट होता है बेटा, ये जो थैलामस पार्ट, जो फ्लावर का जो थैलामस वाला पार्ट होता है ना बेटा, उससे अटैच होता है। ये याद रहेगी मेरी बात। अब देखो, द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द स्टेमेंस आर अ वेरिएबल फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। बेटा बेटा मैं कह रहा हूं कि जो फिलामेंट्स होते हैं बेटा, इनके नंबर हर एक प्लांट में, हर एक स्पीसीज के अंदर अलग अलग पाए जाएंगे। इनका नंबर क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है। कैसे होता है बेटा, वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब हर प्लांट में, हर टाइप के प्लांट में बदलता रहता है नंबर। कोई पूछे कि कितने होते हैं, हमें नहीं पता। वो कहते ना कि बताओ जयपुर में कितनी गायें हैं, बोले 5000। बोले ज्यादा हुई तो बोले उनकी रिश्तेदार उनसे मिलने आई होगी, और बोले कम हुई तो बोले वो किसी के घर मिलने गई होगी। अरे ये सुनो, इसलिए बेटा कोई फिक्स नहीं है कितने हैं। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, देखो अब आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca। अब बेटा क्या कर रहा है कि एंजियोस्पर्म बेटा बाइलोब होता है, बाइलोब। अब मैंने कहा था इसके अंदर 4 सेक्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो मैं कह रहा हूं बेटा देखो, इस हर एक लोब के अंदर 2 लोबी और प्रेजेंट होगी, जिनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बेटा थीका। क्या कहा जाता है बेटा, थीका। अरे छीका नहीं, थीका। छीका तो पहले के जमाने में गाय भैंसों के बच्चों को लगाया जा करता था, जो बचपन में दूध पी जाते हैं ना छुपके से मम्मी का, गाय भैंस अपने माता जी का, उनको बचाने के लिए दूध ना पी जाए वो, इसलिए उनके मुंह पे छीका बांधा जाता था। वो तो है छीका, और ये बेटा थीका। फर्क है दोनों में। अब देखो बेटा क्या कह रहा हूं मैं, इनको बोला जाता है क्या, थीका बोला जाता है। अब देखो दे आर डाइथिकस। अब ये कैसे बेटा, देखो डाइथिकस बोले, कैसे होते हैं डाइथिक, यानी एक लोबी के अंदर 2 थीका पाए जाएंगे, इसलिए क्या बोला जाता है इनको, डाइथिकस, है ना। अब देखो, ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स अ लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। लेकिन इसका मैं कह रहा हूं बेटा लॉन्गिट्यूड। अब मैं इसको देखो, अभी तो मैंने गर्दन काटी थी, अब इसको ऐसे काटो। कैसे काटोगे, यूं काटोगे ना, आपको दिखाई देगा क्या एक लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ में दिखाई देगा। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ द टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन एंड एंथर। The bilobed nature of the anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is 4-sided tetragonal। बेटा देखो एंथर जो होता है बेटा 4-sided होता है, 4 कोने होंगे। रेसो नो, क्योंकि मैंने कहा है हर एक लोब के अंदर 2 थीका होंगे। देखो ये एक लोब ये हो गई, एक लोब ये हो गई, यहाँ पे 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका, 4 थीका, है ना। तो कैसा होता है बेटा, ये टेट्रागोनल होता है। देखो टेट्रा यानी 4 होते हैं, ट्राई यानी 3 होते हैं, डाई यानी 2 होता है, मोनो यानी 1 होता है। तो टेट्रागोनल बोलते हैं। मैं कुल मिला के बात कैसे क्या कर रहा हूं बेटा, 4 की बात कर रहा हूं। कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। बेटा चारों कोनों में क्या होगा बेटा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। क्या होगा बेटा, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। देखो और लोकेटेड एट द कॉर्नर, जो कहां पे प्रेजेंट होगा बच्चों, प्रत्येक थीका के कॉर्नर में प्रेजेंट होगा। कहां, प्रत्येक थीका के कॉर्नर में प्रेजेंट होगा। इन 2 इन ईच लोब। और बेटा कितना, हर एक लोबी के अंदर बेटा 2 प्रेजेंट होंगे। कितना बेटा, हर एक लोबी के अंदर 2 प्रेजेंट होंगे। कितने, देखो बच्चों आगे कहानी देखो, आगे क्या हो रहा है। आगे होता है माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम अ पोलन सेक्स। बेटा क्या कर रहा है ये कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है बेटा डेवलप होते हैं और क्या बनते हैं बेटा, ये बनते हैं पोलन सैक। क्या बन जाते हैं ये पोलन सैक बन जाते हैं। और आगे देखो कहानी क्या हो जाएगी। इनके पोलन सैक बनने के बाद दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली। ये कह रहा है बेटा कि ये लॉन्गिट्यूडनली बढ़ते हैं। कैसे, ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं। कैसे बेटा, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और देखो थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। बेटा क्या कर रहा है ये, और पैक हो जाते हैं बेटा किससे, इनके अंदर पोलन ग्रेन भर जाता है ना। पोलन ग्रेन को पैक कर देता है। सुनो मेरी बात, देखो ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो लॉन्गिट्यूडनली, साइड की ओर बढ़ रहा है तो ट्रांसवर्सनली, लॉन्गिट्यूडनली
ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडनली, ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडनली, ट्रांसवर्सली, यस और नो? यानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो लॉन्गिट्यूडनली बोलेंगे, साइड की ओर बढ़ रहा है तो ट्रांसवर्सली। लेकिन ये कैसा बढ़ते हैं बेटा? ऊपर की ओर, इनकी लेंथ बढ़ती है तो क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सली। ओके, अब देखो बेटा अब आगे देखो, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बढ़ लिया। देखो अब देखो कहानी क्या हो रही है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ये होता कैसा है? देखो इन अ ट्रांसफर सेक्शन, बेटा ट्रांसफर सेक्शन के अंदर और टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर अ सर्कुलर इन आउटलाइन। बेटा ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय अ 4 वॉल, और 4 लेयर से बना होता है ना? देखो कौन कौन सी आपको दिख रही होगी यहाँ पे, है ना? 4 लेयर से बना होता है। अभी दिखाता हूं मैं आपको ये दिख रही है आपको यहाँ पे? 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। देखो कौन कौन सी लेयर है बेटा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम, है ना? ये इसकी 4 लेयर हैं। आओ हाँ ये रही ना, देखो ना, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम, ये 4 लेयर से बेटा घिरा होता है, 4 लेयर से मिलके बना होता है। आओ देखो वापस देखो, 4 लेयर से मिलके बना होगा। कौन कौन सी बेटा? देखो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम। द अदर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। बेटा जो बेटा क्या करती है? बाकी जो 3 लेयर होती है बाहर वाली, वो क्या करती है? इसको प्रोटेक्शन देती है। और द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटम, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है बेटा उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टैपेटम। इट नोरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो क्या करती है? जो अंदर पोलन ग्रेन बन रहा है उसको न्यूरिश करती है, उसको न्यूट्रिशन देती है। सेल्स ऑफ द टैपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। बेटा क्या कर रहा है कि जो टैपेटम की सेल्स होती है ना बेटा, इनके पास में बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है। जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और ज्यादातर इनके पास में क्या होता है बेटा? एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होता है। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो हाउ टैपेटल सेल्स कुड बिकम अ बाइन्यूक्लिएट? कैसे जो टैपेटम की जो सेल होती है बेटा, कैसे 2 न्यूक्लियस की होती है इनके पास में, कैसे 2 न्यूक्लियस होता है? व्हेन द एंथर इज यंग। अब देखो बेटा क्या कर रहा है ये कि जब एंथर यंग होता है, जवान होता है, और ग्रुप ऑफ कंप्लीटली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजीनस टिश्यूज। बेटा क्या कर रहा है? अब देखो कि जब टैपेटम कैसा होगा? जवान होगा, यंग होगा, तो क्या होगा? देखो एंथर बता रहा हूं मैं, एंथर जवान होगा, क्या कर रहा है? ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स। बेटा होमोजीनियस मतलब क्या होता है? एक जैसा होता है। क्या होता है बच्चा? एक जैसा। आपने पढ़ा है ना होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, पढ़ा है ना? होमोजीनियस मतलब हमने पानी के अंदर चीनी मिलाई थी, याद है क्या? और पूरी घुल गई थी, आप उसको अलग नहीं कर पा रहे थे दोबारा। लेकिन हेटेरोजीनियस मतलब हमने पानी में क्या मिलाया था? मिट्टी मिलाई थी, याद है क्या? अब आप उसको अलग कर सकते हो, यस और नो? तो मतलब ऐसी सेल से मिलके बना होता है, एक जैसी सेल से मिलके बना होता है ना? ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, और कहां प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम की सेक्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है। अरे यस और नो? अब आगे पढ़ते हैं बेटा क्या? अब आगे पढ़ते हैं बेटा क्या? आगे पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेटा जेनेसिस वर्ड जहां भी आपको दिख जाए, इसका एक ही मतलब होता है किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। और देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है ना? जेनेसिस वर्ड कहीं भी दिख जाए आपको, सीधा सा मतलब है किसी का फॉर्मेशन हो रहा है। अरे यस और नो? अब देखो आगे, एज द एंथर डेवलप्स, इससे क्या होगा बेटा? एंथर डेवलप होता है। द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यूज अंडरगोज म्योटिक डिवीजन, है ना बेटा? क्या करा बेटा? जो एंथर के बेटा सेल होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं बेटा, उनके पास डेवलपमेंट होता है कौन सा? म्योटिक डिवीजन, है ना? टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। और क्या बनता है बेटा? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड? टेट्राड होता क्या है? देखो अभी देखो डायग्राम में देखो, ये है बेटा क्या? ये गर्दन वाला हिस्सा है। अगर मैंने कहा था ना वो हमारे पास क्या है बेटा? एक पोलन ग्रेन था, एक एंथर था। उस एंथर को हमने यूं उड़ाया, टीएस उड़ाया उसका, और टीएस उड़ने के बाद में जब उसको बेटा कहां देखा गया? उसको देखा गया किसमें? माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप में बेटा आपको ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा, है ना? ऐसा दिखेगा। और उसको बेटा ढंग से ड्रॉ किया जाए तो ऐसा ड्रॉ होगा जिसमें बाहर वाली लेयर बेटा एपिडर्मिस, उससे अंदर वाली एंडोथीसियम,
उसके बाद वाली मिडल लेयर और सबसे अंदर वाली टैपेटम, है ना। और यही है बेटा देखो क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, माइक्रोस्पोर को बनाने वाली मदर सेल। ओके आगे देखो बेटा, बच्चा मेरा बच्चा दिल का सच्चा, आगे देखो बेटा क्या, each cell of the sporogenous tissues is capable of giving rise to a microspore tetrad। बेटा देखो इस स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल क्या होती है बेटा, कैपेबल होती है क्या करने के लिए, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए। ईच वन इज अ पोटेंशियल ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। बेटा हर एक सेल के पास में पोटेंशियल होता है क्या बनाने का बेटा, माइक्रोस्पोर बनाने का, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू अ मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेटा क्या, एक पोलन मदर सेल को बनाने की जो प्रोसेस होती है मियोसिस के द्वारा, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेटा क्या कहा जाता है बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, याद रहेगा बेटा क्या। देखो फिर वापस सुन लो, ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन, हर एक सेल के पास में पोटेंशियल होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाने का। और किस प्रोसेस से बनता है बेटा, ये मियोसिस से बनता है। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन आर क्लस्टर ऑफ द 4 सेल्स। बेटा देखो ये 4 सेल्स में इनका अरेंजमेंट होता है, कैसे देखो, माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डाइसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू अ पोलन ग्रेन। और क्या बन जाता है बेटा, एक पोलन ग्रेन बन जाता है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ए माइक्रोस्पोर प्रेजेंट। देखो बेटा अब क्या करा है बेटा, देखो कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा क्या देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम बड़ा है, इसके अंदर हजारों माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और फ्रॉम दैट आर रिलीज विद डाइसेंस ऑफ द एंथर, जो कहां से निकलते हैं बेटा, एंथर के डाइसेंस से निकलते हैं। एंथर जब दो पक्के 2 भागों में खुलता है ना, यहां से छोटे छोटे एंथर निकलते हैं। अरे यस और नो, है ना देखा, पढ़ा दिया ना, क्या बोलते थे अब देखो बेटा पोलन ग्रेन इनके बारे में पढ़ लो बेटा, ये क्या होता है ना। द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। बेटा क्या, ये पोलन ग्रेन जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मेल गैमेटोफाइट को, मेल गैमेट को। इफ यू टच द ओपन एंथर, क्या अगर आपने टच किया है किसको, ओपन एंथर को, तो क्या देखो हिबिस्कस, किसका, हिबिस्कस का, और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड द डिपोजिशन ऑफ अ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स। बेटा कैसे होते हैं ये, आपको येलोइश पाउडर की फॉर्म में दिख जाएंगे। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इनको बेटा क्या करो, पानी की बूंद पे क्या करो बेटा, छिड़को ऑन ए ग्लास स्लाइड और ऑब्जर्व अंडर। और कहां देखो बेटा, इनको ऑब्जर्व करो, देखो बेटा किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना। आपको ये कैसे दिखेंगे, आपको ये ऐसे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे ये आपको ऐसे दिखेंगे, कैसे, ऐसे, है ना बच्चा। चलो देखो बेटा, मजा आ रहा है, आ रहा है, चलो, अरे आ रही हो कौन आ रही हो, मजो आ रही हो चने, हाँ देख लो बेटा हमारी राजभाषा है राजस्थान की चलो बेटा देखो, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ अ फ्यू पोलन ग्रेन्स। बेटा इनको जब देखा जाता है तो ऐसा दिखाई जाएगा ना। देखो अब देखो, यू विल रियली बी अमेज्ड द वैरायटी ऑफ द आर्किटेक्चर, साइजेस, शेप्स, कलर्स, डिजाइन्स। बेटा आपको देखा होगा कि अलग अलग आर्किटेक्चर बने हुए हैं, अलग अलग शेप के बने हुए हैं, अलग अलग कलर के बने हुए हैं, अलग अलग डिजाइन के बने हुए हैं। सीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीसीज। बेटा आप देख सकते हो अलग अलग स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स। अब देखो बेटा पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल। बेटा कैसे होंगे, ये स्पेरिकल होंगे, यानी एक गोल बोल जैसे होंगे। अरे यस और नो, अरे यस और नो, चमका कि नहीं चमका, हाँ देखो बेटा स्पेरिकल होंगे, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। बेटा इनका अगर मैं मेजरमेंट करूं कितना होगा बेटा, 25 से 50 माइक्रोमीटर लंबा। कितना बेटा, इनका डायमीटर कितना होगा बेटा, 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर। देखो आगे, देखो आगे कहानी क्या हो रही है। मैं कह रहा हूं क्या, हाँ कि ये जो पोलन ग्रेन होता है स्पेरिकल शेप में होता है,
है ना, बोल जैसे होता है। और इसकी साइज अगर मैं डायमीटर की बात करता हूं तो 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक की होती है। इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड, और बेटा कितने 2 लेयर से ये घिरा हुआ होता है। द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन। इसकी जो बाहर वाली हार्ड लेयर जो होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एक्साइन। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, एक्साइन कहा जाता है। और देखो बेटा क्या is made up of the sporopollenin which is one of the most resistant organic material known। बेटा और किसकी बनी होती है बेटा, ये देखो स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है, जो कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल होता है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्योंकि देखो क्या जरूरत पड़ी हमें ये रेजिस्टेंट ना, देखो एक जो पोलर ग्रेन होता है ना, बाहर के एनवायरनमेंट में रहता है, सर्दी भी झेलता है, गर्मी भी झेलता है, धूप भी झेलता है, तो उसकी जो लेयर होनी चाहिए बेटा बड़ी प्रोटेक्टिव होनी चाहिए, यानी बड़ी हार्ड होनी चाहिए। इसलिए कह रहा है बेटा कैसी होती है बेटा, ये रेजिस्टेंट होती है ऑर्गेनिक मटेरियल। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलाई। बेटा क्या कि ये जो है ना सस्टेन कर पाती है गर्मी में भी, सबसे ज्यादा टेम्परेचर में भी, कहाँ गया वो, एक सेकेंड, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर भी और एल्कलाई में के अंदर भी, है ना, ये सस्टेन कर लेता है अपने आप को। अब देखो नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन, कोई सा भी ऐसा एंजाइम नहीं बेटा जो इसको डिग्रेड कर दे, खत्म कर दे, है ना। आगे देखो पोलन ग्रेन एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जंप पोर्स। बेटा इनके अंदर, इनके पास में क्या होता है बेटा, छोटे छोटे जंप पोर्स होते हैं। वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज अ फोसिल्स, इसलिए पोलन ग्रेन्स होते हैं बेटा ये कैसे रखे जा सकते हैं, फोसिल्स के तौर पे रखे जा सकते हैं। फोसिल्स बोले तो बहुत पुराने ऐसे सबूत बेटा जिससे हम पता लगा पाते हैं जो पहले के जमाने में क्या क्या थे, जैसे डायनासोर के बारे में हमें पता चला ना। हाँ आगे पढ़ेंगे अब इसमें फोसिल्स के बारे में क्या है। अब देखो बेटा because of the presence of the sporopollen, the exine exhibits a fascinating array of the patterns and designs. Why do you think the exine should be hard? बेटा आपने क्या सोचा है कि exine क्यों hard होता है या उसको हार्ड होना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जंप पोर, और जंप पोर का फंक्शन क्या है। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। क्या देखो बाहर वाली लेयर का क्या बोला था मैंने, एक्साइन, अंदर वाली को क्या बोल रहा हूं बेटा, एंटाइन बोल रहा हूं। इट इज द थिन, बेटा ये पतली होती है, एंड कंटिन्यूअस लेयर, और बेटा कैसी होती है, ये कंटिन्यूअस लेयर होती है। मेड अप ऑफ सेलुलोज, और किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की बनी हुई होती है। मेड अप ऑफ द सेलुलोज कहाँ गया, अरे तो भूल जाता हूं मैं ना इसमें। एंड अ पैक्टिन, और किसकी बनी होती है बेटा, पैक्टिन की बनी होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा किससे घिरा होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, बेटा क्या कर रहा हूं मैं कि जब एक पोलन ग्रेन बेटा क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। इट कंटेन्स 2 सेल्स, बेटा इसके पास में 2 सेल्स होती हैं, कौन कौन सी, वेजिटेटिव सेल, और एक क्या होती है, कौन सी, जनरेटिव सेल। कौन सी बेटा, एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है कौन सी, जनरेटिव सेल। बेटा कौन सी कंडीशन में, और इसके मैच्योर वाली कंडीशन के अंदर, है ना। अब देखो बेटा क्या कह रहा हूं मैं, आगे देखो द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, बेटा ये जो वेजिटेटिव सेल होती है बेटा बड़ी होती है, एंड जनरेटिव सेल in comparison to generative cell, the vegetative cell is bigger as abundant food reserve। बेटा इसके पास में क्या होता है, फूड रिजर्व होता है, एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड होती है न्यूक्लियस इसका। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, और जो जनरेटिव सेल होती है बेटा कैसी होती है, स्मॉल होती है, एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, जो बेटा साइटोप्लाज्म भरा होता है ना अंदर, उसके अंदर तैर रही होती है। क्या बेटा, उसके अंदर तैर रही होती है। अब आगे देखो बेटा क्या कह रहा हूं मैं आगे, कहाँ गया वो, एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि सर पैक्टिन क्या होता है, ये पूछ रहे बेटा, क्या पूछ रहे हो आप, पैक्टिन क्या होता है। बेटा पैक्टिन एक टाइप का क्या होता है, एंजाइम होता है ना। बोले तो नेचुरल फाइबर होता है ना, नेचुरल सोल्यूबल फाइबर होता है, फाइबर जैसा होता है। अभी इतना समझो, बाकी बाद में पढ़ लेंगे। एक फाइबर जैसा होता है नेचुरल, है ना, जो सोल्यूबल होता है। अब देखो
देखो क्योंकि देखो वो ये किसका बना हुआ था बेटा, स्पोरोपोलिन का बना हुआ था जो बड़ा ही हार्ड मेम्ब्रेन थी, बट ये किसका बना हुआ है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी मेम्ब्रेन का बना होता है जो कि सेलुलोज होगी, पैक्टिन होगी, जो जल्दी से घुल जाता है, ऐसा समझ लो, है ना। आपने कैप्सूल देखा है, दवाई खाते हैं अपन कैप्सूल, उसकी मेम्ब्रेन आपको लगती है बाहर, लेकिन जब उसको निगलते हैं अपन वो जल्दी से अपने पेट में घुल जाता है ना। हाँ, आ गई मेरी बात समझ में। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, इट इज स्पेंडल शेप। बेटा कैसी होती है ये, स्पेंडल शेप की होगी, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, स्पेंडल शेप की, हाँ है ना, स्पेंडल शेप की होगी, with a dense cytoplasm and a nucleus in our 60% of the angiosperm। और बेटा 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा ही होता है, कैसा, ऐसा ही होता है। पोलन ग्रेन्स आर सेड एट दिस 2 सेल स्टेज। बेटा देखो पोलन ग्रेन बेटा जो होते हैं 2 सेल की स्टेज पे होते हैं। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइडेड इनटू माइटोटिकली, और जो बाकी अदर स्पीसीज के अंदर बेटा कैसे कैसे डिवाइड होता है, ये माइटोटिकली, है ना, टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट बिफोर द पोलन ग्रेन्स आर सेट 3 सेल स्टेज होती है। बेटा कितने सेल की, बेटा 3 सेल की स्टेज होती है। ये बेटा पोलन ग्रेन्स की जो एलर्जी वगैरह की होती है वो है। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा क्या, ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल पार्ट पढ़ेंगे। आज का हमारा मेल पार्ट खत्म हो चुका है ना। अब देखो आज हमने एनसीईआरटी पढ़ ली है, क्या बेटा, एनसीईआरटी पढ़ ली है। अब हम कल इसी को थोड़ा सा बिना एनसीईआरटी के पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ खत्म कर रहा हूं, कल हम मेल पार्ट को पुनः दोबारा किस में पढ़ेंगे बेटा, अलग से डायग्रामेटिकली, थोड़ा सा टेक्नोलॉजीज का यूज लेंगे, थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए बेटा छोड़ना नहीं है। लेकिन बेटा पढ़ाऊंगा तभी जब आपका इंटरेस्ट आएगा, आप पढ़ोगे, है ना। इसलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप अपने दोस्तों को सूचित कर दो कि हमारा क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी आ जाओ और पढ़ लो, है ना, समय बहुत कम है मेरे बच्चों।